प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपसे बार बार चर्चा की थी कि आपको ऑब्जेक्टिव हल करना चाहिए। क्लासरूम में भी मैंने कहा था। तो ऑब्जेक्टिव हल कैसे करें? तो आपको प्रतियोगिता दर्पण का ऑब्जेक्टिव जरूर बनाना चाहिए, ये भी मैं कहता था। तो इसी क्रम में प्रतियोगिता दर्पण में तो चुनिंदा ऑब्जेक्टिव रहते ही हैं, और उसमें से भी अच्छे ऑब्जेक्टिव, जुलाई अंक के कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव को चयनित करके मैं आपके लिए प्रश्नों की एक सीरीज दे रहा हूं, जिसमें आपको जीएस के सभी सेक्शन के प्रश्न मिलेंगे। उनको मैं व्याख्या करके भी समझाऊंगा, और हम इसमें कुछ रुक रुक करके भी रुकेंगे कुछ देर, ताकि आप खुद उसका उत्तर बता सकें। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस का भी कार्य करेगा कि आप मेरे साथ उत्तर बनाने का प्रयास कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही बना पाते हैं। तो हम अपने ऑब्जेक्टिव सीरीज की तैयारी करते हैं। ये प्री के लिए, सीजीपीएससी प्री और व्यापम दोनों के लिए आपको और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको समान रूप से सहायक साबित होगी। पहले प्रश्न पर आइए, साइंस से रिलेटेड है, बायो का क्वेश्चन है। समझिए, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य घटक, घटक शब्द नहीं हुआ है, टाइप, मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और शर्करा के रूप में होता है। ये पहला कथन है कि हमारे भोजन के मुख्य घटक क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं, स्टार्च हैं और शर्करा के रूप में। यदि किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च है तो उसे तनु आयोडीन घोल की मदद से जांचा जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक सही है, या केवल दो सही है, कि एक और दो सही है, या दोनों गलत हैं? चलिए सोचिए, दिमाग लगाइए, आप इसका क्या उत्तर बता पा रहे हैं। मेरे वैसे व्याख्या बोलते तक में आप समझ चुके होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा पहला और दूसरा, दोनों कथन सही हैं। भोजन जो हम लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट तो रहेगा ही, C6H12O6 ये भोजन का आवश्यक घटक है, जिसको हम अलग अलग कई रूपों में पाते हैं। स्टार्च भी हमारे भोजन में रहेगा, और जो आयोडीन का घोल का स्टार्च वाला संबंध है, उसको आप स्टार्च परीक्षण करके कई बार छोटी कक्षाओं में पढ़ते होंगे। तो देखिए आंसर क्या लिया गया है, उत्तर लिया गया है सी का मतलब क्या है कि एक और दो, दोनों कथन इसके सही हैं। और व्याख्या भी की गई है कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शर्करा के रूप में होते हैं। किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च है या नहीं, यह हम आसानी से जांच सकते हैं जब हम किसी खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की थोड़ी मात्रा लेते हैं और उस पर पतले आयोडीन घोल की 2-3 बूंदें डालते हैं, तो इसमें नीला रंग आता है और ये बताता है कि उसमें स्टार्च मौजूद है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल था? ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन मेंबर थे? ए कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बी मोहम्मद सादुल्ला, सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डी एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो क्या केवल 1 और 3 शामिल थे, या 2 और 3, या 1, 2, 3, या सभी 1, 2, 3, 4? सोचिए, आपने संविधान सभा का जो प्रारूप समिति है उसको दीक्षित सर से पढ़ा भी होगा संविधान में, और उम्मीद है आप सारे मेंबर्स के नाम जानते होंगे। तो इसी बहाने आपको ये रिकॉल हो रहा है, संविधान सेक्शन का ये प्रश्न है। नहीं जानते होंगे तो तुरंत आप क्या करेंगे? प्रारूप समिति के सभी सदस्यों के नाम को याद करेंगे। वैसे इसका उत्तर आएगा डी, ये सभी संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल हैं। और कौन कौन लोग शामिल थे? देखिए, प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इनके सभी सदस्यों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इन नामों को भी फिर से एक बार याद कर लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नृत्य उससे संबंधित राज्य के साथ सही सुमेलित हैं? पहला पंजाब, उसके सामने नृत्य का नाम लिखा है भरतनाट्यम। दूसरा लिखा है असम, नृत्य का नाम लिखा है लावणी। तीसरा लिखा है गिद्दा, नृत्य का नाम है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। चौथा केरल प्रदेश का नाम, और उसके सामने नृत्य का नाम लिखा है मोहिनीअट्टम। देखिए कौन सा सही सुमेलित है आपके अनुसार। सरल सा प्रश्न है, अब तक तो आपको उत्तर सूझ गया होगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, गिद्दा ये पंजाब का नृत्य है, लावणी इसका संबंध महाराष्ट्र से होना चाहिए, केरल का संबंध मोहिनीअट्टम से है, ये आपको बिल्कुल पता है।
तो केवल 4 इसका उत्तर होगा। और आप इसी बहाने अब देखिए, आपको यह समझना है कि भारत के प्रमुख लोक नृत्यों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, लावणी महाराष्ट्र से और गिद्दा पंजाब राज्य से संबंधित है। उत्तर है सी। सी का मतलब कौन सुमेलित है? केवल 4। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में शामिल थे? 6 नाम की सूची दी गई है। धन्वंतरी, अमर सिंह, शंकु, आर्यभट्ट, कालिदास, चरक। अच्छे से सोचिए, ऐसे प्रश्न नहीं बिगड़ने चाहिए। ऐसे प्रश्न यदि बिगड़ते हैं तो याद रखिएगा, आप रिकॉल करें, तुरंत बैठें। यदि आपसे अभी अभी नहीं बन रहा है तो एक तो विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों की सूची चेक करें, और दूसरा इनमें से जो बड़े लोग हैं वो किस समय के हैं, क्या हैं, ये भी आपको तुरंत देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको उत्तर की ओर ले जाने का प्रयास करता हूं, आर्यभट्ट गुप्तकालीन प्रसिद्ध विद्वान हैं। उन्हीं के नाम से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। आर्यभट्ट ने ही पाई के मान की गणना की, आर्यभट्ट को ही बीजगणित के आविष्कार का श्रेय देते हैं, सभी जानते हैं। पर ये विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में नहीं थे, तो विकल्प 4 सही नहीं रहेगा। वैसे ही चरक का नाम है। चरक और सुश्रुत 2 प्रसिद्ध हैं प्राचीन काल में। चरक आयुर्वेद के ज्ञाता हैं और सुश्रुत गुप्तकालीन शल्य चिकित्सा के विद्वान हैं। लेकिन चरक ये कुषाण कालीन विद्वान हैं, तो 4 और 6 तो नहीं है। तो जो विकल्प में, जिस विकल्प में 4 और 6 आएगा वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से बी सी डी तो गलत हो गया। उत्तर हो रहा है ए। देखते हैं क्या उत्तर ए लिया गया है। हाँ, उत्तर ए लिया गया है। तो आप उत्तर तक पहुंचने का रास्ता समझ गए, लेकिन फिर भी अब आपको क्या करना है? विक्रमादित्य के सभा के 9 रत्नों के नाम को दोहराना है। धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, कालिदास, वराह मिहिर और वररुचि। और उसमें से कम कालिदास की रचनाएं आपको जरूर याद होनी चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम आप जानते होंगे, ना जानते होंगे तो कालिदास की 7 रचनाएं याद करें। वराह मिहिर की किताबें पूछी जाती है। आपको अमर सिंह के बारे में, धन्वंतरी के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है? आर्टिकल 32। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेध, चौथा अधिकार परीक्षा। अब सही कूट का उपयोग करके आपको चुनना है। तो आपने तो संविधान पढ़ा ही है प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से। आपको इसका उत्तर तुरंत सूझना चाहिए। अनुच्छेद 32 बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और यदि आपको उत्तर सूझ गया होगा तो उत्तर तो ये सभी आएगा। और आपको जितने रिट हैं उन सभी रिट को इसी बहाने एक बार दोहरा लेना है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। हैबियस कार्पस, आपने सुना होगा इन नामों को, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध, है ना, क्यों, और अधिकार परीक्षा। एक बार दोहराएं, देखें और फिर से पढ़ें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख है? ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है, बनना चाहिए। पहला राजनीतिक न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय, तीसरा आर्थिक न्याय। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? क्या केवल 1 या केवल 2 या 2 और 3 और 1, 2 और 3 सभी? सोचिए, उत्तर दीजिए। आपको प्रस्तावना याद होगी। हम भारत के लोग क्या करना चाहते हैं? भारत के लोगों को न्याय देना चाहते हैं। कैसा न्याय देना चाहते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अर्थात हमारी संविधान की प्रस्तावना तीनों न्यायों का जिक्र करती है। देख लीजिए, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में, अब ये करंट से रिलेटेड है, किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? देखिए, आप चारों विकल्पों को देखिए, और यदि आपसे उत्तर सूझ गया, जल्दी ही सूझना चाहिए तो ठीक, नहीं तो इसे जरूर याद करें। माननीय जगदीप धनखड़ जी ने उद्घाटन किया था। व्याख्या भी देख लें।
भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। तो ये प्रश्न अच्छा है, करंट से रिलेटेड है। अगले प्रश्न पर आइए। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त निम्नलिखित साक्ष्यों को उनके प्राप्ति स्थल के साथ सुमेलित कीजिए। बृहद स्नानागार ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है काले रंग की चूड़ियां, सी ऑप्शन में है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त शिलालेख, डी ऑप्शन में है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान। और ये कहां कहां से मिले हैं तो नीचे 4 दिया हुआ है, 1 मोहनजोदाड़ो, बी कालीबंगा, सी चंदहुदड़ो और डी धौलावीरा। अच्छा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है, सहज सरल प्रश्न है। बिगनर्स बच्चे यदि सिंधु घाटी को याद नहीं कर पाए हैं तो इन प्रश्नों के माध्यम से उन्हें पता चलेगा कि हम में कमी कहाँ है। देखिए इसको, उत्तर की चेकिंग करते हैं। सभी को याद होना चाहिए, बृहद स्नानागार ए मोहनजोदाड़ो से मिला है और पहले ही विकल्प में ए में 1 दिया हुआ है। काले रंग की चूड़ियां ये कालीबंगा बी में 2 से रिलेटेड है। तीसरे में आइए, सी हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त जो अभिलेख है वो चंदहुदड़ो से मिला है, अर्थात सी में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त शिलालेख ये धौलावीरा से मिला है, अर्थात सी में आएगा 4। ये देखिए 1, 2 और 4। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान ये 100% चंदहुदड़ो से है। किताबों में दिया रहता है कि ईंटों पर से मिले हैं कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान, और बड़ी सिंपल सी बात है, कल्पना से आप समझ सकते हैं। बताया जाता है कि किसी कुम्हार ने ईंटों को सुखाया था और एक बिल्ली को उसी समय एक कुत्ते ने दौड़ाया और दोनों उन ईंटों के ऊपर से गुजरे तो ईंटों पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान आ गए। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त साक्ष्यों में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त शिलालेख धौलावीरा से प्राप्त हुआ है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान ये कहां से मिले हैं? चंदहुदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है हिस्ट्री का। ऐहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहले आप ऑप्शन को देख लें, फिर मैं व्याख्या करूंगा। यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। दूसरा, इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है। तीसरा, इसे रवि कीर्ति ने लिखा था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, और 1, 2, 3 तीनों सही हैं ऐसा दे रहा है। आराम से सोचिए, ऐसे प्रश्न अब बिगड़ने नहीं चाहिए। देखिए, इतना देर में आप कुछ ना कुछ सोच चुके होंगे। मैं उत्तर की व्याख्या करता हूं। ऐहोल प्रशस्ति चालुक्यवंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई और ऐहोल प्रशस्ति में रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को हराए जाने का जिक्र किया है। तो ये तो कौन सा फैक्ट हुआ? देखिए, फैक्ट नंबर 2 एकदम सही है, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है। और फैक्ट नंबर 3 भी सही है, इसे रवि कीर्ति ने लिखा था। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्या ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था? तो देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी थी, लेकिन यह अभिलेख अशोक का नहीं है। ये किसका अभिलेख है? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का दक्षिण का अभिलेख है और ये संस्कृत में लिखा गया था। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि अशोक का है। देख लीजिए, इसमें सी ही सही है, पहला कथन गलत है। ऐहोल शिलालेख संस्कृत में लिखा गया है और इसकी लिपि कन्नड़ लिपि है। तो यदि आपसे ये चीज मिस हो रही है तो इसे आप अपने दिमाग में बैठा लें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सुमेलित नहीं है? तो ये याद करने वाला कथन है और ये आपको पता रहना चाहिए। ये भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर के है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और दर्राह राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से हेमस, दुधवा, दाचीगाम ये तो बड़े फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपने ज्योग्राफी में सबके बारे में कभी न कभी सुना होगा। इसमें उत्तर आया है ए का मतलब क्या हो रहा है? केवल 2 और 4 सुमेलित नहीं है, मतलब 2 हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सुमेलित नहीं है और दर्राह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा सुमेलित नहीं है। तो ये दिमाग में बैठा लिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और दाचीगाम
राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, और जो सुमेलित नहीं है उनके बारे में सुनिए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल के मामले में यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दर्राह घाटी उद्यान या राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य भारत के राजस्थान में कोटा से 50 किलोमीटर दूर है, जो घड़ियालों के लिए बहुत लोकप्रिय है। तो इस तरह की चीजें आप ज्योग्राफी के सर से, उत्कर्ष सर से सीख ही रहे हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसके परिसर में स्थित है? तो इस प्रश्न के लिए आपको तो विकल्प भी मत देखना पड़े। अलाई दरवाजा सीधे सीधे कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। उत्तर आपको तुरंत सूझना चाहिए, सी। अलाई दरवाजा दिल्ली भारत में कुतुब परिसर में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो जो परिसर है कुतुब मीनार परिसर, वहीं कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, वहीं अलाई दरवाजा है, और वहीं कुतुब मीनार है, और वहीं पर लौह स्तंभ है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें नदियों को लेकर के दिया गया है। आलमगीरपुर, इसके साथ की नदी का नाम दिया है हिंडन। मोहनजोदाड़ो, साथ की नदी का नाम दिया है सिंधु। लोथल, सतलज नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी। अब कूट के आधार पर चुनना है। इत्मीनान से सोचिए, क्या 1 और 2 सुमेलित नहीं है? क्या 2 और 4 सुमेलित नहीं है? क्या केवल 3 सुमेलित नहीं है? या 1 और 4 सुमेलित नहीं है? आराम से सोचिए, सरल प्रश्न है, बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए। व्याख्या की ओर चलते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक सीमावर्ती स्थल कहलाता है, पूर्व की दिशा का। ये हिंडन नदी के किनारे है, यानी पहला सुमेलित है। मोहनजोदाड़ो आपने कई बार पढ़ा है, बिल्कुल ये सिंध में है, सिंधु नदी के किनारे। और वैसे आपको लोथल का भी याद आना चाहिए। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है, तो तीसरा सुमेलित नहीं है। और कालीबंगा तो घग्गर नदी के किनारे है। उत्तर होगा सी, 12वें का सी। केवल 3 सुमेलित नहीं है। व्याख्या भी दी गई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाइए। यह भी यदि आपने हिस्ट्री पूरा पढ़ चुका है तो आपके लिए बेहद मददगार है। इस कथन पर विचार करें, ट्राई करें कि आपका उत्तर गलत ना हो। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये भारत के 5वें वायसराय थे। दूसरा, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तीसरा, इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डबलिन में दफनाया गया। चौथा, लॉर्ड मेयो 1873 से 1876 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। अब इन 4 कथनों में से कौन से सही हैं? क्या 1 और 2, या 1 और 3, क्या 2 और 3, और क्या सभी 1, 2, 3 और 4? तो इसमें आपको पर्याप्त सोचना है। आप समय लीजिए, सोचिए, बिगड़ना ये भी ना चाहिए। और यदि आपसे बिगड़ रहा है तो आप वायसराय वाले सेक्शन को ध्यान से फिर पढ़ना शुरू करें। अब देखो, व्याख्या मैं करता हूं। लॉर्ड मेयो का शासनकाल एल्गिन, लॉरेंस, मेयो, नॉर्थब्रुक, लीटन, रिपन, ऐसा क्रम से चलता है। मतलब रिपन को और लीटन को यदि आप याद कर लिए हो कि भाई लीटन और रिपन कब से कब तक है, यदि आपको लीटन और रिपन का काल भी याद है तो भी आप लॉर्ड मेयो को कंपेयर करके समझ सकते हैं कि ये बहुत बाद के वायसराय हैं, 5वें क्रम में तो आ नहीं सकते, तो ये गलत हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली जनगणना हुई है, तो फैक्ट नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनकी मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, इन्हें डबलिन में दफनाया गया। हो सकता है आपको पता ना हो, तो यदि आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे, क्लासरूम में आपको बताया जाता है कि लॉर्ड मेयो को एक अफगान ने छुरा भोंककर मार दिया था जब वो अंडमान निकोबार में एक जेल का निरीक्षण कर रहे थे। तो ये पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, ये आपके दिमाग में फैक्ट यदि गूंजने लगेगा तो 2 और 3 में तो आपकी कोई गलती नहीं नजर आएगी। तो 2 और 3 कथन तो सही हैं। तो किसमें 2 और 3 दिया हुआ है? तो ये एक साथ दिया हुआ है 2 और 3 सी में और डी में।
तो यदि हम सी में जाते हैं तो 2 और 3 सही हैं, और डी में जाते हैं तो सभी कथन सही हैं। तो यदि आप कार्यकाल भी भूल जा रहे हैं तो पहला तो सही हो नहीं सकता, इसलिए डी सही नहीं होगा। केवल और केवल क्या सही होना चाहिए? सी, अर्थात कथन 2 और 4। व्याख्या को भी देखिए, लॉर्ड मेयो भारत के चौथे वायसराय के रूप में नियुक्त किए गए। वायसराय मतलब मुझसे थोड़ा मिस हो रहा था, मैं गवर्नर जनरल और वायसराय को एक साथ रिलेट कर रहा था। लॉर्ड मेयो और वायसराय, वायसराय मतलब कहां पर से बात जुड़ रही है? जो कि 1857 की क्रांति के बाद वाली घटनाओं से लेकर के जोड़ रहा होगा। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1869 में लॉर्ड मेयो देश के वायसराय के रूप में लॉर्ड लॉरेंस के स्थान पर आए। 1872 में पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान अपराधी शेर अली अफरीदी ने उनकी हत्या कर दी। इस क्वेश्चन को आप एक बार और किसी स्रोत से परीक्षण करें, वैसे तो आंसर सही ही है, फिर भी आप किसी एक और स्रोत से इसको रीचेक जरूर कर लें। सोशल मीडिया के संदर्भ में इन्फ्लुएंसर शब्द का क्या अर्थ है? अब ये करंट से जुड़ा प्रश्न है, कॉमन सेंस से जुड़ा प्रश्न है। विकल्प को देखें, ये आपसे नहीं बिगड़ना चाहिए। ए, सोशल मीडिया डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक सॉफ्टवेयर टूल है, मतलब इन्फ्लुएंसर। दूसरा, एक अर्थपूर्ण फॉलोअर्स वाला व्यक्ति जो उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित कर सकता है। सी, एक प्रकार का सोशल मीडिया विज्ञापन। डी, अपमानजनक सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए एक सुविधा। इन्फ्लुएंसर शब्द का अर्थ तो ज्यादा सोचने की जरूरत तो है नहीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बड़े फेमस हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं और वो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने प्रभाव में ले सकते हैं। 100% देखिएगा इसका उत्तर बी ही लिया जाएगा। देखिए उत्तर आया है बी। एक इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र में अधिकार या विशेषज्ञता की प्रतिष्ठा होती है और जो उस अधिकार का उपयोग बड़ी संख्या में सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ जुड़ने के लिए करता है, वही कहलाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मनुस्मृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इतिहास में मैंने आपको बार बार समझाया है, फिर समझा रहा हूं। बड़े लोगों की बड़ी बातें, यानी बड़ा प्रश्न मनुस्मृति से आएगा, बड़ा प्रश्न इंडिका से आएगा, बड़ा प्रश्न अर्थशास्त्र से आएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है? मेगास्थनीज के बारे में 60 नोट्स बनाइए, फाहियान के बारे में 60 नोट्स बनाइए, वेनसांग के बारे में 60 नोट्स बनाइए, मनुस्मृति के बारे में जानकारी बढ़ाइए, इंडिका के बारे में जानकारी बढ़ाइए। बड़े प्रश्न बड़े लोगों से। अब देखिए मनुस्मृति को लेकर क्या दे रहा है। पहला, यह महिलाओं को पैतृक संपत्ति और संसाधनों पर समान अधिकार देता है। दूसरा, यह वर्ण व्यवस्था का कड़ा विरोध करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? विचार कीजिए, क्या केवल एक सत्य है, या केवल 2 सत्य है, कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं, या न तो 1 और न ही 2, अर्थात दोनों के दोनों असत्य हैं? विचार करें। तो देखिए, अभी इसी तरह का प्रश्न किसी न किसी टेट की परीक्षा में या डीएड बीएड वाले पेपर में आया है, मैं हल करा रहा था, तो वहां याज्ञवल्क्य की स्मृति की चर्चा हुई थी। तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति दोनों में संपत्ति अधिकारों के संदर्भ में जो बेसिक डिफरेंस दिया हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। मनुस्मृति नारी के या महिलाओं के पैतृक संपत्ति पर अधिकारों का संरक्षण नहीं करता, लेकिन याज्ञवल्क्य की स्मृति संपत्ति में महिलाओं के अधिकार के पक्ष में है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा, मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था का कड़ा विरोध करता है, यह भी गलत ही होगा क्योंकि मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था के समर्थन में है। तो देख लीजिए, दोनों कथन गलत है। इसकी व्याख्या को फिर सुन लीजिए। मनुस्मृति प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध कानूनी ग्रंथों में से एक है जो संस्कृत में लिखा गया था। इसके अनुसार पैतृक संपत्ति को बेटों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना था, जिसमें सबसे बड़े बेटे को विशेष हिस्सा दिया जाता था। आज भी भारत में इसको जेठौनी या जेठासी कहते हैं। महिलाएं इसमें हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकती थी। यह ग्रंथ वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये करंट से ही जुड़ा, समझें इसे। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? ए, पॉल एलन, बी, बिल गेट्स और सी, दोनों।
तो इसका उत्तर तो सामने ही टाइप हो चुका है, सी, यानी पॉल एलन और बिल गेट्स। यदि आपके मन में बिल गेट्स को ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के रूप में देखने की परंपरा हो, लगभग लोग ऐसा समझते भी रहते हैं, तो याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा की गई थी। कहां की गई थी, कब की गई थी, ये भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। पहला, ये बिल्कुल आपसे ना बिगड़े, फिर से आपसे मैं अपेक्षा कर रहा हूं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। दूसरा, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। तीसरा, पाक जलडमरू मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अब कौन से कथन असत्य हैं आपको बताना है। क्या 1 और 2 असत्य हैं, कि 2 और 3 असत्य हैं, कि केवल 3 असत्य हैं, या सभी असत्य हैं? सोचिए। तो देखिए बच्चों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए है। समुद्री सीमा की लंबाई भी सही है। पाक जलडमरू मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है। आप ज्योग्राफी में कई बार सुनते होंगे, ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो केवल यही वाला कथन गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये आविष्कारों को लेकर के है। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो, परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, लेजर का आविष्कार जोनास एडवर्ड साल्क। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्या केवल 1 सुमेलित है, कि 1 और 2 सुमेलित है, कि तीनों सुमेलित हैं, कि 1 और 3? विचार करें। साइंस के बड़े प्रसिद्ध आविष्कार हैं। 2 तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप पा सकते हैं, बड़ा सिंपल। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो, ये तो सही सुमेलित है, तो 1 सही सुमेलित है और सभी में 1 आया हुआ है। परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया, यह भी बिल्कुल सही है। आपने ओपेनहाइमर मूवी का भी नाम सुना है, बहुत चर्चित है, तो इस चीज के बारे में आप जानकारी जरूर बहा लें। लेजर का आविष्कार जोनास एडवर्ड साल्क ने किया, तो जोनास साल्क का नाम आप पोलियो के संदर्भ में सुनते होंगे। यदि आपको पोलियो के संदर्भ में जोनास साल्क और रॉबर्ट सेविंग है, इनका नाम याद आ रहा होगा, तो आप ये विकल्प गलत है समझ सकते हैं। या आपको लेजर के आविष्कार थियोडोर मेसन का नाम याद आ रहा होगा। लेजर आप जानते ही हैं सभी, लेजर बीम। तो भी कथन 3 गलत है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें कौन से सुमेलित हैं? तो 1 और 2, तीसरा सुमेलित नहीं है। व्याख्या भी यही कहेगी, लेजर का आविष्कार थियोडोर मेसन ने किया था और जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो वैक्सीन का विकास किया था। अच्छा प्रश्न है, आपसे बनना चाहिए था और बना भी होगा। 19वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, 1929 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। दूसरा, इस सत्र में उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच की दरार को सुलझा लिया गया। तीसरा, इस सत्र में द्विराष्ट्र सिद्धांत को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। सोचिए, इस पर प्यारा प्रश्न है, आपको कंफ्यूजन में लाने के लिए बनाया गया प्रश्न है। देखिए, इस पर विचार करेंगे। पहला तो सही है, लाहौर अधिवेशन जाना ही गया है पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज्य की मांग के लिए, पहला सही है। दूसरे पर आइए, उग्रपंथियों और नरमपंथियों के बीच का दरार बार बार आता है। 1916 के लखनऊ में हुए समझौते में ये दरार सुलझाया गया था, मतलब नरमपंथी गरमपंथी 1916 में एक हुए थे। तो दूसरा गलत है। द्विराष्ट्र सिद्धांत अभी आया ही नहीं था, उसको बाद में जिन्ना प्रस्तुत करेंगे। तो तीसरा भी गलत है। कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 सही है। व्याख्या भी कहेगी यही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में नरमपंथियों गरमपंथियों के बीच एकता आई और जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत मार्च 1940 में आया, यानी केवल 1, विकल्प ए सही है। 20वें प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। दूसरा, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप
अर्थात ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। तीसरा, लैक्सोमीटर का प्रयोग अस्थि खनिज सांद्रता मापने के लिए किया जाता है। इसमें भी आंसर सामने ही टाइप हो गया है, पहला और दूसरा सुमेलित है। दोनों का नाम आपने कभी न कभी सुना होगा। डॉक्टर स्टेथोस्कोप तो रखे ही रहते हैं, और जो ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र है वो स्फिग्मोमेनोमीटर कहलाता है, लेकिन लैक्सोमीटर जो है वो प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका घनत्व काफी निम्न है, घनत्व यानी डेंसिटी। दूसरा, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र काफी उच्च है। तीसरा, यह अपने से होकर प्रकाश विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। चौथा, इसकी जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4। सोचिए, यह प्रश्न भी बनना चाहिए, स्तरीय प्रश्न है यदि आप साइंस के अच्छे विद्यार्थी हैं तो। देखिए, अब ब्लैक होल क्या है सभी जानते होंगे। तारों के जीवन चक्र के संदर्भ में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, नोबेल पुरस्कार विनर हमारे प्रसिद्ध भारतीय हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट समझाया था कि ये तारों के जीवन की आखिरी अवस्था के सब चरणों में है कि यहाँ पर तारा ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। जब वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो प्रकाश के विकिरण को भी बाहर नहीं आने देगा, और उस समय उसकी डेंसिटी भी काफी हाई रहेगी। इसको सरल तरीके में लोगों ने ऐसा भी समझाया है कि इतनी विशाल हमारी पृथ्वी है, यदि इसे हम घना करके, डेंस करके, दबा के एक टेनिस के बॉल जितना कर दें तो पृथ्वी भी ब्लैक होल में बदल सकती है। ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं। तो इतनी विशाल पृथ्वी यदि टेनिस के बॉल जैसी छोटी हो रही है, मतलब उसमें डेंसिटी बढ़ रही है, तो निम्न डेंसिटी का तो क्षेत्र हो नहीं सकता ब्लैक होल। उसकी हाई डेंसिटी ही उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बहुत ज्यादा तेज होने का कारण बनती है। तो पहला कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं। और आप ब्लैक होल, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और इसके अलावा CV रमन और उनके द्वारा दिया गया रमन इफेक्ट, इस तरह की चीजें जो नोबेल पुरस्कार से जुड़ी हुई हैं और भारतीयों की उपलब्धियां हैं, उसे जरूर तैयार करें। व्याख्या भी दी गई है, जैसे मैंने आपको बताया है, ब्लैक होल एक उच्च घनत्व एवं उच्च गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है। इससे प्रकाश विकिरण भी बाहर नहीं आ पाता। इसकी जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी, और चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट का निर्धारण किया था। इनके योगदान के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। आपसे कितने प्रश्न सही बने हैं आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। प्रश्न यदि सही नहीं भी बनते हैं तो आप प्रश्नों की प्रकृति से परिचित हो रहे हैं, और जिन चीजों को मैं आपको समझा रहा हूं उन चीजों को आप अमल में लाएं, अपने ज्ञान को निरंतर आगे बढ़ाएं। ये वीडियो आपके लिए कितना सहायक साबित हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि आपको इसी तरह के अन्य वीडियो की जरूरत रहेगी तो आप बोलेंगे तो मैं ऑब्जेक्टिव की इस सीरीज को आगे भी जारी रखने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, अपनी पढ़ाई को जारी रखें।